Centrifugal force, a force which compels a body to move away from the center of the circle. Centrifugal force compels a body to move away from the center of circle. अच्छा देखिए आप इसे कंसीडर कीजिए कि आपने एक स्टोन को टाई किया है विद स्ट्रिंग और आप उसको सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं। ये स्टोन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा अबाउट दिस सेंटर ओ। अच्छा, किस फोर्स की वजह से ये सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा? दैट फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स, और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू टेंशन इन द स्ट्रिंग। मैंने इस स्टोन को टाई किया है बिना स्ट्रिंग्स, तो यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज इक्वल टू टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल बहरहाल अदा कर रही है। अच्छा, इसी पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट है, तो बॉडी चाहती है कि अपनी वेलोसिटी की वजह से, अपनी लीनियर वेलोसिटी की वजह से स्ट्रेट लाइन में जाए। कौन सी अपोजिशन आएगी? इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट या इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन? यस, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। देखो ये हर पॉइंट पर अपोज करेगी, अपने स्ट्रेट लाइन मोशन को कंटिन्यू करने की कोशिश करेगी, और हर पॉइंट पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो क्या कर रही होगी? वो हर पॉइंट पर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कर रही होगी? वो इसे टुवर्ड्स द सेंटर मूव करवाने की कोशिश कर रही होगी। अच्छा देखो, अब ये बॉडी सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है, लेकिन बॉडी सेंटर में नहीं जा रही। बॉडी इनर्शिया की वजह से स्ट्रेट लाइन में जाना चाहती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से टुवर्ड्स द सेंटर जाना चाहती है। अब ना वो टुवर्ड्स द सेंटर जाती है, ना वो स्ट्रेट लाइन में, बल्कि इट टेंड्स टू फॉल टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द, वो इस कर्व पाथ के अलोंग मूव करना शुरू कर देती है कंटिन्यूअसली। ठीक है। अच्छा, अब इस फोर्स के अगेंस्ट एक फोर्स पैदा होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अगेंस्ट एक फोर्स पैदा होती है एट द सेम टाइम, जिसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में हम एक पॉइंट ये नोट कर सकते हैं कि इट इज द रिएक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। Centrifugal force is produced in accordance with Newton's third law as a reaction of centripetal force. लेकिन अगर आप नोटिस करो तो बॉडी अपने इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से हर पॉइंट पर अपोजिशन ऑफर कर रही है। बॉडी हर पॉइंट पर इस रस्सी को तोड़ के स्ट्रेट लाइन में जाने की कोशिश करेगी। तो बॉडी इस सेंटर डायरेक्टेड फोर्स को अपोजिशन किस वजह से ऑफर कर रही है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। तो व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? द मेन रीजन बिहाइंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. The main reason behind centrifugal force is the inertia of direction. What is inertia? Inertia is the opposition of a body towards a state of rest or uniform motion. वो या डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन भी, कि बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहिए, अगर आप उसकी हालत को तब्दील करोगे तो ऑपोजिशन ऑफर करेगी। बॉडी मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यू करना चाहिए, अपनी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में तब्दीली को अपोज करेगी। और अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो वो स्ट्रेट लाइन में जाना चाहेगी और अपनी डायरेक्शन में तब्दीली को अपोज करेगी। अब यहाँ पे अगर आप कंसीडर करें कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इस मतलब क्या होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का? कि बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म है।
तो हर पॉइंट पर किस में चेंज आ रहा है? डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। इस डायरेक्शन में चेंज को ये बॉडी अपोज करेगी बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया। तो बॉडी का जो पुल होगा वो आउटवर्ड होगा। मिसाल दूं आपको, अगर आप एक पत्थर को रस्सी से बांध के एक स्ट्रिंग से टाई करके सर्कुलर पाथ में घुमाओ तो आपके ऊपर, आपके हाथ पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगती है? बाएं की तरफ लगती है। तो अब वो पत्थर जितना भारी होगा वो फोर्स भी उतनी, पत्थर भारी होगा तो उसका मास और मास ज्यादा तो इनर्शिया भी। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए रिस्पांसिबल कौन है? इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इट इज बिकॉज ऑफ inertia of object. Centrifugal force is caused by inertia of object. ये object की inertia की वजह से पैदा होती है, ठीक है? अच्छा बच्चों, अब एक बात मुझे बताएं, सेंट्रीपिटल फोर्स किस तरफ डायरेक्टेड है? सेंटर की तरफ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस तरफ डायरेक्टेड है? अवे फ्रॉम द सेंटर। रस्सी टूट जाएगी तो बॉडी किधर जाएगी? स्ट्रेट लाइन या अवे फ्रॉम द सेंटर? शाबाश, अवे फ्रॉम द सेंटर बिल्कुल गलत बताया, स्ट्रेट लाइन। अब ये क्यों? सुनो, जब रस्सी टूटी तो सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म, सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म तो उसका रिएक्शन भी खत्म, तो बॉडी विल गो इन अ स्ट्रेट लाइन। समझेगे नहीं समझे? और एक और बात, चलो मैं थोड़ी देर के लिए अगर कह दूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स तो खत्म हो गई है लेकिन सेंट्रीफ्यूगल खत्म नहीं हुई, तो तब बॉडी कहां जाएगी? कहां जाएगी? अवे फ्रॉम द सेंटर। शाबाश, बिल्कुल गलत बताया। नहीं बेटा नहीं, अभी बेसिक गलती है कॉन्सेप्ट की। जो मैंने न्यूटन थर्ड लॉ में पढ़ाया था वो आप लोगों ने भुला दिया है। देखो मैं कह रहा हूँ थोड़ी देर के लिए होगी, बिलफर्ज मैं कह रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, जिस तरह भी होगी थोड़ी देर के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी तो क्या बॉडी अवे फ्रॉम द सेंटर जाएगी? आपने कहा यस। नहीं बेटा, बॉडी तब भी स्ट्रेट लाइन में जाएगी। क्यों? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो बॉडी में नहीं एक्ट कर रही है। एक्शन एंड रिएक्शन डजंट एक्ट ऑन द सेम बॉडी। न्यूटन थर्ड लॉ में सबसे ज्यादा एम्फेसिस मेरा इसी बात पे था कि to every force of action on one body there is an equal and opposite force of a reaction on the other body. तो एक्शन किस पर हो रहा है? स्टोन पर। तो स्टोन पर कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है। लेकिन ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फिर किस पे एक्ट कर रही है? आपके हाथ पे। इफ यू रिमेंबर, जब आपने रस्सी से बांध के पत्थर को घुमाया था तो आउटवर्ड पुल तो आपके हाथ पे आ रहा था। So centrifugal force acts on the source of centripetal force. Yes. Centrifugal force acts on the source of centripetal force. So इधर मैं लिख रहा हूँ ये बातें। Centripetal force acts on stone. Centripetal force stone पे एक्ट कर रही है, but centrifugal force acts on the source of centripetal force. जी बेटा, तो ये मैंने क्या लिखा है? सेंट्रीपिटल फोर्स स्टोन पे लग रही है। ये जो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, ये स्टोन पे है। ये फोर्स स्टोन पर है, ये है स्टोन। स्टोन्स को के पाथ को चेंज कर रही है, लेकिन जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये आपके हाथों पे लग रही है। यू आर एक्सपीरियंसिंग द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वहां पे डायग्राम से बच्चों को ये मिसकंसेप्शन मिलती है कि देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्टोन पे लग रही है तो स्टोन को सेंटर की तरफ बुला रही है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट वो भी इसी पे लगेगी। जबकि न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ाते हुए मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था कि न्यूटन लॉज आपको बड़े आसान लगते हैं लेकिन ये उतने सीधे नहीं है। फिर अप्लाई करते हुए पता चलता है कि आर दे दैट मच इजी और नॉट। अब यहाँ पे एप्लीकेशन में आपने गलती की, आपको लगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी इसी स्टोन पे लग रही है। जरा मुझे बड़ा मजा आया। ओके, जरा जब डॉक्टर बन जाएगा ना फिर हम पूरी दुनिया को ये वीडियो दिखाएंगे। ये कह रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ना वो
स्टोन पे लगती है। फिर मैं इसको ब्लैकमेल करूंगा कि मुझसे फीस लिए बगैर इलाज करो, वरना ये वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं। उस वक्त तो फिर ये बहुत बड़ा डॉक्टर होगा। हो सकता है ये मुझे कि सर ये थोड़े से पैसे भी साथ ले लें, लेकिन इज्जत का मामला है, मुझे बहुत लोग जाएंगे। ओके, सो ये था आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का किस्सा। अच्छा, इसके बाद आता है बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड, इसकी बहुत आसान सी डेफिनेशन मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ। जरा बेटा लिखिए डेफिनेशन बैंकिंग ऑफ रोड। जुहेब आए हुए क्लास में? हाँ लिखो बैंकिंग ऑफ रोड, द फॉर्मेशन ऑफ। शाबाश बेटा, ये आसान सी डेफिनेशन है, नोट्स पे लिखिए। एक लाइन है, द फॉर्मेशन ऑफ बैंक्स, बैंक्स एंड बैंक प्लूरल फॉर्म में लिखना है। द फॉर्मेशन ऑफ बैंक्स ऑन द रोड। देखो ना भाई क्या हो गया। The formation of bank on the road is called banking of road. यार हंस रहे हो तो ये है, क्यों हंस रहे हो जरा? नहीं, HBL अभी बैंक UBL ये रोड पे नहीं है, तो रोड पे बैंक बन गया, इसको हम क्या कहते हैं? जलाल ने गाइड पे नहीं लिखा, बुक में लिख दिया। ये अच्छा किया, ये अच्छा किया। ये नेक्स्ट जनरेशन को बुक पास कर देना, ठीक है, ताकि उनको आपके टैलेंट का पता चले। छोटे बहन भाई हैं जलाल? ठीक है, तो बस ये बुक उनके लिए संभाल के रखो। अच्छा, वो जब पढ़ेंगे कि ये क्लास में क्या लिखता था, तो उनको खुशी होगी कि हमारा भाई कितना काबिल था। ओके ओके, नीड फॉर स्पीड खेलिए आप लोगों ने? यस। उस गेम में या जितनी भी ऐसी गेम्स होती है, रेसिंग गेम्स होती हैं, उनमें कभी कभी रोड टिल्टेड होते हैं। लाइक ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो रोड यूं टिल्ट हुआ होगा। इस टिल्टेड रोड को हम कहते हैं बैंक्ड कर्व्ड, या इसको हम, इस प्रोसेस को हम बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं। क्यों रोड्स को बैंक किया जाता है? एक और चीज भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर्कस में अक्सर मौत के कुएं में लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं। कोई मौत का कुआं नहीं होता, सिंपल सी फिजिक्स होती है। लोगों को मैस्मराइज करने के लिए वो उसको अच्छा सा नाम दे देते हैं। आए देखें, मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाएगा ये बंदा, दीवार पे चलाएगा। तो एक्चुअली वो बैंक रोड होता है। अब ये बैंकिंग क्यों होती है, कैसे होती है, बैंक होता क्या है, ये तमाम चीजें जरा देखें इस डायग्राम में। ये आपके पास एक कर्व है, और इस कर्व टर्न है रोड। इसकी खासियत ये है, अगर आप उसकी जरा फील को देखें, अच्छा इसकी फील को देखें जरा, आपको महसूस होगा कि ये जो रोड है, ये बेटा खास लो, तुम और भी खास लो। हाँ, फील देखो अब इस रोड की। ऐसा लगता है ना कि ये बैक साइड से लिफ्टेड है। यहाँ पे स्लोप बनाई है हमने। दिस स्लोप इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस रोड। जैसे वो मोटरवे पे जब आप चढ़ने लगते हो तो एक गोल चक्री आती है ना, बिल्कुल उसी तरह की ये मैंने बनाई है। तो अब यहाँ पर अगर मैं कोई क्रिकेट बॉल रख दूं तो वो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। अब जरा गाड़ी को लेके आते हैं। यहाँ पे कंसीडर करो एक व्हीकल है, एक व्हीकल है जो यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे उससे टर्न लेना है, लाइक दिस, इस रोड पे जाना है। अगर ये व्हीकल हाई वेलोसिटी से आए, अगर ये व्हीकल काफी हाई वेलोसिटी से आए, तो इसका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या इसे टर्न लेने देगा? नहीं। सिचुएशन ये होगी कि कम वेलोसिटी से आया तो फ्रिक्शन की वजह से इजीली टर्न ले लेगा। तो कम वेलोसिटी पे तो फ्रिक्शन इसको टर्न लेने देगा, लेकिन हाई वेलोसिटी पे फ्रिक्शन इसकी हेल्प नहीं कर सकता। इनर्शिया विल ओवरकम द फ्रिक्शन। तो जब ये हाई वेलोसिटी पे आएगा तो गाड़ी के स्टीयरिंग मोड़ेगा ड्राइवर कि गाड़ी जो है वो टर्न करे।
लेकिन ऊपर इधर देखो, अच्छा मुझे देखो सारे, सिचुएशन ऐसी है कि इस डायरेक्शन में गाड़ी बड़ी हाई वेलोसिटी से जा रही है, लेकिन जब टर्न आया तो किसी ने उसके पांव नीचे से मोड़ दिए। समझ आई? लुक एट माय फीट, मेरे फीट, मैं तेजी से भागता हुआ जा रहा हूँ, कोई अचानक नीचे से मेरे पांव मोड़ दे, तो मेरे पांव मोड़ेगा तो अल्फाल, इसको बड़ी खुशी हुई है इस बात में, मेरे गिरने पर खुश होता है। तो द सिचुएशन इज कि गाड़ी के साथ भी यही होने लगा है कि गाड़ी स्ट्रेट जा रही थी, उसका इनर्शिया बहुत ज्यादा था अपने मास की वजह से, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ मोशन उसके पास मौजूद है। अब जैसे ही टायर नीचे से मुड़े तो टायर तो चाहते हैं कि गाड़ी टर्न ले, लेकिन गाड़ी अपने इनर्शिया को फॉलो करने की वजह से स्किड कर जाएगी या उलट जाएगी बिल्कुल। तो एट लो स्पीड्स, फ्रिक्शन plays the role of centripetal force. CP का क्या मतलब है? Centripetal force. At high speeds, inertia overcomes the friction. अब हाई स्पीड पर कार को टर्न लेने के लिए जरूरत होगी एडिशनल फोर्स की। मिसाल के तौर पे जब गाड़ी हाई स्पीड से टर्न ले रही हो ना, तो हम क्या करेंगे, हम एक रस्सी बांध देंगे गाड़ी को यहाँ पे, इस फिक्स सपोर्ट के साथ उसको एक रस्सी बांध के देंगे ताकि वो रस्सी गाड़ी की मदद करे किस क्या लेने में, टर्न लेने में यहाँ पे, तो वो स्किड नहीं करेगी, फिर टर्न ले पाएगी। अब इस रस्सी ने क्या प्रोवाइड किया है? एडिशनल सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड की है कि नहीं की? तो अब हम सारी गाड़ियों के साथ रस्सी तो बांध नहीं सकते, हमें सिर्फ इतनी समझ आई है कि यहाँ पे एडिशनल सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो वो एडिशनल सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा करने के लिए मैं सीधे रोड को यूं टिल्ट कर दूंगा। अब देखो इस पे जो मार्कर पड़ा हुआ है वो बैलेंस्ड कंडीशन में, नॉर्मल फोर्स अपवर्ड, वेट W डाउनवर्ड, लेकिन जैसे ही मैं इसको यूं करूंगा, नोटिस किया है? देखो यूं करूंगा, नोटिस कर रहे हो? सेंटर, इसकी फोर्स का एक हिस्सा टुवर्ड्स द सेंटर, देखा? सेंटर डायरेक्टेड फोर्स पैदा हो जाएगी और वो इसको टर्न लेने में हेल्प करेगी। यही बात अगर आप डायग्रामेटिकली देखोगे तो इट विल लुक लाइक दिस, कि ये रोड बिल्कुल स्ट्रेट है, बैंक नहीं हुआ किसी भी एंगल पर, तो वेट W डाउनवर्ड और नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड। समझ आई कि नहीं आई? तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस या कैंसिल कर रहे हैं? क्या ये की बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं? वेट W सरफेस पर एक्ट कर रहा है और नॉर्मल रिएक्शन बॉडी पे एक्ट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये एक दूसरे को कैंसिल या बैलेंस नहीं कर सकते। न्यूटन थर्ड लॉ किधर चला गया तुम लोगों का? Action and reaction being equal in magnitude, opposite in direction, acting on different bodies cannot cancel or balance each other. आप अपने वेट W, अभी आप कुर्सी पे बैठे हो ना, अपने वेट W की वजह से अर्थ पर फोर्स ऑफ एक्शन एक्सर्ट कर रहे हो। समझ आई कि नहीं आई? तो ये क्या हुआ? एक्शन किस पर हुआ? अर्थ पर। अब अर्थ आप पर फोर्स एक्सर्ट कर रही है, वो क्या है? नॉर्मल रिएक्शन है आपका। समझ आई बात? अच्छा, अब जरा रोड को टिल्ट करते हैं, ठीक है? दोबारा देखो, ये वही रोड है और इसको इंक्लाइन कर दिया कुछ एंगल थीटा पर, लाइक दिस। अब ये इंक्लाइन हुआ तो वेट W तो अभी भी इसी के ऊपर, ये वो गाड़ी जो अभी भी इसी रोड पर है, लेकिन देखो वेट W तो डाउनवर्ड ही होगा, ठीक है? और नॉर्मल रिएक्शन भी हमेशा सरफेस के साथ कितना एंगल बनाता है? 90, तो नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड ही होगा, वो भी चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं देखूं तो नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट बन जाएंगे, हाँ, x और y। अब ये नॉर्मल रिएक्शन का y कंपोनेंट कह दो, ये नॉर्मल रिएक्शन का x कंपोनेंट कह दो। अब आप देखो ये जो x कंपोनेंट है ये किस तरफ डायरेक्टेड है? सेंटर डायरेक्टेड होगा कि नहीं? अच्छा देखो जरा मैं रोड बना देता हूं,
ये ऐसे है रोड। समझ आई? तो इस कर्वेचर के अलॉन्ग अगर आप देखो तो एन एक्स किस तरफ डायरेक्टेड है? टुवर्ड्स द सेंटर, जबकि एन वाई किसके ऑपोजिट एक्ट कर रहा है? वेट के ऑपोजिट एक्ट कर रहा है। समझ आई कि नहीं आई? ओके, अब ये भी ठीक करते हैं, जितना एंगल यहाँ पे बन रहा है उतना एंगल यहाँ पर भी बन रहा है, ये दोनों एंगल सेम है। अब इस चीज के साथ कैसे एग्री करोगे? इधर देखो, इधर देखो, ये ग्रीन कलर, ये ब्लैक कलर की सरफेस है और ये ग्रीन कलर का सरफेस का नॉर्मल है। एग्री करते हो? ठीक है। अब नोटिस करो, जितने एंगल से रोड को इंक्लाइन करूंगा उतने एंगल से नॉर्मल भी बेंड हो रहा है कि नहीं? दोबारा देखो, ये ब्लैक कलर की लाइन ये वाली लाइन है, तो ये रोड इंक्लाइन हो गया कितने एंगल से? थीटा। जितने एंगल से ये थीटा, ये रोड थीटा पर इंक्लाइन हुआ उतने ही एंगल से ये नॉर्मल भी अपनी इस पोजीशन से इस पोजीशन पर शिफ्ट होगा। तो नॉर्मल इस तरफ था ना, तो ये भी उतनी ही एंगल से शिफ्ट होगा। इधर देखो आप, नोटिस कर रहे हो? ये नॉर्मल ग्रीन कलर का है, तो जितने एंगल से ये रोड इंक्लाइन कर रहा है उतने ही एंगल से नॉर्मल शिफ्ट हो रहा है। अच्छा इधर देखो, जब इस रोड का एंगल 90 होगा तो नॉर्मल का एंगल भी अपनी इनिशियल पोजीशन के साथ 90 हो जाएगा। नोटिस करना, इस वक्त ये ब्लैक मार्कर कौन से एक्सिस के अलाउंग है? एक्स। और ये ग्रीन मार्कर, अगर मैं दोनों को साइमल्टेनियसली 90 का रोटेशन दूं तो ये किसके अलाउंग चला जाएगा? वाई। और ये एक्स। देखो समझ आई? इसका मतलब दोनों ने 90 का रोटेशन लिया। इसका मतलब जितने एंगल से मैं इस रोड को बेंड करूंगा उतने एंगल से ये नॉर्मल अपने इनिशियल पोजीशन से शिफ्ट होगा। समझ आ गई बात? नहीं, 90 की रोटेशन पे तो गाड़ी गिर जाएगी ना, तो हम 90 के एंगल पे तो रोड्स को बेंड नहीं करते और ना इतनी हाई वेलोसिटी पे हमने जो है गाड़ी चलानी होती है। हमें इसके लिए बाकायदा कैलकुलेशंस होती हैं कि गाड़ी को कितनी स्पीड से टर्न कर लेना चाहिए, और इक्वेशन भी मैं अभी आपको बना के दूंगा, तो उसके मुताबिक फिर बैंकिंग की जाएगी। अब देखें इस डायग्राम में एक चीज और करेक्ट कर लेते हैं। थीटा के ऑपोजिट ये कौन सी साइड है? हाँ, परपेंडिकुलर। और ये बेस nx किसके बराबर होगा? नहीं, वो जैसे हमारे पास कंपोनेंट्स हुआ करते थे वेक्टर। हाँ, जैसे आपको याद होगा fx is equal to f cos थीटा और fy is equal to f sin थीटा। इसी तरह mx is equal to n cos थीटा और ny is equal to n sin थीटा। समझ आ गई कि नहीं? हाँ, क्या हुआ? एंगल के साथ जो होता है वो तो क्या हो गया? ओ अच्छा, ये nx is equal to n पहले बताना था ना यार, मैं इतनी देर से कर रहा था, आपने बताया था सर, आप यही कह रहे थे। यही सही है। बड़ा मजा आया मुझे, यकीन करो बड़ा मजा आया, बहुत दिल मेरा खुश हो गया। इस वीडियो को मैं बार बार लगा के देखूंगा। जब जब मेरा दिल उदास होगा मैं यही वीडियो, क्योंकि मैं फंसाना इसी को चाह रहा था, फंस ये गया। इससे कहा सही है, सही है। थीटा के ऑपोजिट क्या होता है? परपेंडिकुलर। थीटा के ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है ny, और ये nx मैंने आपको चैप्टर 2 में कहा था कि ny का मतलब ये नहीं है कि ये y एक्सिस के अलोंग है, और nx का ये मतलब नहीं है कि ये x एक्सिस से अलोंग है। ये एक्चुअली परपेंडिकुलर और पैरेलल कंपोनेंट्स थे, और थीटा के ऑपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, और थीटा के साथ यहाँ पे एडजेसेंट साइड ये पैरेलल कंपोनेंट होता है। तो अब आप पे देख लो ना ny, अब ठीक है, ny को अगर आप इसको ny कर दोगे तो ये रहेगा n sin थीटा, इसको nx कर दोगे तो ये रहेगा n cos थीटा। नाम बदल दिए उधर मैंने, समझ नहीं आई? आपकी डायग्राम एक्चुअली इस तरह थी। ये आप लोगों ने इसको x एक्सिस के अलोंग होने की वजह से ये नाम दे दिया था कि ये x एक्सिस के अलोंग है इसलिए ये nx है, और ये y एक्सिस के अलोंग है इसलिए ये ny है। ये n है ना, यहाँ पे थीटा है। चलो अब मैं जरा इसको प्रूव भी करवा देता हूँ। चलो निकालो cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब बताओ बेस क्या है? ny।
तो आप लिखोगे एन वाई बाय हाइपोटेन्यूज मतलब एन, तो एन वाई किसके बराबर आएगा? एन कॉस थीटा के। इसी तरह साइन थीटा निकालो, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, जो परपेंडिकुलर क्या है? एन एक्स, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज एन, तो एन एक्स किसके बराबर आ रहा है? एन साइन थीटा के। मेरी बात की समझ आई है? तो आपने नोमेनक्लेचर जो है जिस तरह का कहा था मैंने उसी तरह लिखा, लेकिन ओपन मैंने फिर उस तरह किया जिस तरह के ट्रायंगल बताता है। तो मैंने इस वजह से अब नाम चेंज कर दिए कि आप इसको nx ना कहो, क्या कहो? ny, इसको क्या कहो? nx। हालांकि ये y क्या लॉन्ग है और ये, लेकिन कंपोनेंट्स का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं होता। वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का इस बात से कोई भी ताल्लुक नहीं होता कि वो x एक्सिस के अलॉन्ग है कि y एक्सिस के अलॉन्ग। उनका ताल्लुक अपने ट्रायंगल से है, बस आप ट्रायंगल के मुताबिक फिर इसको ओपन करते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे प्रूव कर दी है। ये बात याद रहेगी इंशाल्लाह। ओके, अब कंफ्यूजन खत्म करने के लिए मैंने इसको ny और इसको nx, ताकि आप अपने पुराने कॉन्सेप्ट्स के मुताबिक ny इज इक्वल टू n sin थीटा कर दें और nx इज इक्वल टू n cos थीटा कर दें। ठीक है, अच्छा अब हम ये भी बता देते हैं कि according to conditions of equilibrium, sum of all the forces acting along x should be and sum of all the forces acting along y should be 0। ऐसा होता हुआ करता है हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे देखूं, इधर देखो, किसी बॉडी पर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो कौन सी फोर्स है? nx है ना, जिसको हम एक्चुअली तो ny का नाम दे चुके हैं। ny और ny किस तरफ डायरेक्टेड है? टुवर्ड्स द सेंटर। अगर ny सेंटर डायरेक्टेड है तो ny कौन सी फोर्स का रोल अदा कर रहा है? यस, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल अदा कर रहा है। और फिर w किसके ऑपोजिट एक्ट कर रहा है? तो nx इज इक्वल टू w। समझ आ गई बात की? अब ऐसा करो, फिर इन दोनों इक्वेशंस में वैल्यूज पुट करो। बताओ ny किसके बराबर होगा? n sin थीटा। और fc किसके बराबर होगा? mv स्क्वायर बाय r के। इसी तरह nx किसके बराबर होगा? nx n cos थीटा। और w किसके बराबर होगा? mg। ये आपकी इक्वेशन 1 और ये आपकी इक्वेशन 2। ऐसा करो, 1 डिवाइडेड बाय 2 करो, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 is equal to, implies that n sin theta upon n cos theta is equal to mv square upon r divided by mg। ठीक है, अब n cancels out with n, m cancels out with m, sin by cos tangent, tangent theta का दूसरा नाम क्या है? स्लोप। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाय rg। तो यहाँ पे स्लोप बनी हुई है कि नहीं? और देख लो स्लोप किसके प्रोपोर्शनल है? वेलोसिटी के। जितनी हाई वेलोसिटी, एक्चुअली इसको छोड़ो, अगली इक्वेशन लिखते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा मल्टीप्लाई विद rg, या फिर v स्क्वायर इज इक्वल टू rg टेंजेंट थीटा। मुझे बताओ g तो कांस्टेंट है ना? ठीक है, अब जितनी हाई वेलोसिटी से जाना चाहते हो, इसके स्क्वायर को भी खत्म कर देते हैं, तो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट rg टेंजेंट थीटा। तो यहां से दो फैक्टर्स बन जाएंगे, v इज प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द रेडियस, या v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंजेंट थीटा। यानी कि स्लोप, जितनी हाई वेलोसिटी से जाना चाहते हो उतना रेडियस बड़ा होना चाहिए, या अगर रेडियस बड़ा नहीं रखते हो तो फिर स्लोप को बड़ा कर दो। जितनी हाई वेलोसिटी से जाना चाहते हो स्लोप उतनी बड़ी होनी चाहिए। लेकिन जिस वक्त स्लोप को बड़ा करोगे r कांस्टेंट होगा, और जिस वक्त r को बड़ा करना है उस वक्त स्लोप, मोटरवे पे ये चलता है, मोटरवे पे बड़े बड़े मोड़ होते हैं ना, और आप आसानी से 120 पे 110 पे 110 किलोमीटर पर आर की स्पीड पे टर्न कर रहे होते हो कार को। या वरना यहाँ पे छोटे से जो मोड़, छोटे छोटे जो मोड़ है, तो जितना छोटा मोड़ है उसका r उतना कम है, और स्लोप तो है ही नहीं, r बहुत कम और स्लोप है ही नहीं, तो वेलोसिटी बहुत कम रखनी पड़ेगी। तो छोटे टर्न्स पर मुड़ने के लिए v की वैल्यू कम होगी क्योंकि r बहुत कम होता है। अब अगर आप चाहते हो कि आप हाई वेलोसिटी के साथ टर्न ले लो, तो दो ऑप्शन क्या होंगे? या तो r बहुत बड़ा होना चाहिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द रोड, इस इधर देखो, ये बहुत बड़े फैलाव के बाद रोड टर्न हो,
ये तो अभी थोड़े से फैलाव पे ना, ये देखो ऐसे, समझ आइए। तो फिर आप बहुत हाई वेलोसिटी पे टेयर ले सकते हो, और अगर आर रेडियस ऑफ कर्वेचर रोड का बड़ा नहीं कर सकते हो तो फिर क्या बढ़ाना पड़ेगा उसको, तो मोर की कुएं में स्लोप ज्यादा होगी और मोटरवे पे आर ज्यादा होगा, क्योंकि ये स्लोप बढ़ाना कोई आसान बात नहीं है। आपको रोड के ऊपर बेडिंग करनी पड़ती है बाकायदा, आरसीसी, सीमेंट, सरिया, ये तमाम चीज इस्तेमाल करेंगे, तो रोड को इस तरह टिल्ट करने के लिए बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है, आपको बहुत सारा लेबर, और उससे लेबर से ज्यादा एक्सपेंसिव आपको सरिया, सीमेंट, ये चीजें इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो मोटरवे पे फिर इन्होंने जो इंजीनियरिंग की हुई है वो यही की हुई है कि आर को बहुत ज्यादा रखनी है, बजाय इसके कि किसको टारगेट किया जाए, स्लोप को। समझ आ गई बात? थैंक यू। हमारे बेटी की दूसरी बेटी